सिंगरौली जिले का हर आदमी आज मोरवा विस्थापन पर बात करता नजर आता है। यहाँ का हर आम और खास आज इससे अछूता नहीं रहा है। सभी को अपनी आजीविका और भविष्य की चिंता है। इस सभी मुद्दे पर हम रोज नए नए लोगों से बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो कम समय में व्यापार के मामले में काफ़ी ख्याति पा चुके हैं। हम बात करेंगे सिंगरौली के युवा उद्यमी श्री जियो बाबू से। भैया नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप लोग को हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जियो सिंह जी या चंद्र प्रकाश सिंह जी ये काफ़ी कम समय में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख्याति पा चुके हैं। व्यापारियों के मन में इनके लिए हमेशा सद्भावना रहती है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये इस क्षेत्र में जब से बसे हैं क्या क्या ये देख चुके हैं और क्या आगे इनको लग रहा है कि ये भविष्य होने वाला है, क्योंकि कोयला यहाँ से निकाला जाना है। इनका लंबा चौड़ा व्यापार है। कैसे ये प्रभावित हो रहे हैं और कैसे इनके लोग प्रभावित हो रहे हैं, बताएं भैया। क्योंकि सिंगरौली का विस्थापन हमारे अनुमान से भारत का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। लगभग 70,000 लोग प्रभावित होंगे इस विस्थापन से। क्योंकि विस्थापन एक प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और विस्थापन भी कोयले के निकासी के लिए हो रहा है। कोयले की निकासी करके हमारे भारत देश के पावर परियोजनाओं में दिया जाएगा, जिससे बिजली बनाई जाएगी और वो बिजली हमारे भारत के विकास में यूज़ होता है। तो वो प्रक्रिया तो होना है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। परंतु इससे प्रभावित व्यक्ति जो इससे प्रभावित होके आज ये सिंगरौली जो मोरवा, मेरे ख्याल से जो हम लोग को सुनने में आता है कि 1945 से बसना शुरू हुआ था। हम लोग तो थे भी नहीं उस समय, लेकिन जो जानकारी हम लोगों के पास है उसमें यह है कि ये लगभग 1945 से प्रारंभ हुआ। आज हम 2024 में हैं। लगभग 80 वर्ष बीत गए इस बाजार को बसने में, तैयार होने में। अब अचानक से 80 वर्ष पुराना बाजार हटेगा, लोग यहाँ के विस्थापित होंगे, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि कुछ लोग अपने मूल निवास जहाँ के रहे होंगे वहाँ चले जाएंगे। कुछ लोग जैसा एनसीएल द्वारा बनाया गया जो भी जोन है, जो भी जगह है, भलुगढ़ हो गया या जहाँ भी बता रहे हैं, जाएंगे। लेकिन चूंकि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ उनको अभी तक मिल रही है, तत्काल में कहीं भी जाएंगे तो वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है। चाहे इसके लिए एनसीएल प्रशासन, शासन किस भी स्तर से काम करे, लेकिन किसी चीज़ को तैयार होने में समय लगता है। तो इसी तरीके से विस्थापन होगा तो उसमें समय लगेगा। चीज़ें तुरंत में तो सुविधाजनक नहीं मिलेगी। अब ये देखना है कि विस्थापन से मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। यह स्पष्टता नहीं है कि जो विस्थापित हो रहे हैं उनको क्या मूल्य मिलेगा, उनके ज़मीन का, उनके मकान का। तो जब तक इस चीज़ों को स्पष्ट और पारदर्शिता नहीं एनसीएल द्वारा किया जाता है, तब तक तो एनसीएल को ही चाहिए था कि अभी जो भी सर्वेक्षण करा रहे हैं वो ना कराएं। क्योंकि जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी किसी चीज़ में, तब तक विस्थापन का मुद्दा हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा हर चीज़ों पे विवाद उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ के जो भी निवासी सब यह मान चुके हैं कि हमको यहाँ से जाना है, बस वो अपने उचित मुआवजे और अपने उचित अधिकार के लिए रुके हुए हैं कि हमारी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाए और आप अपना सर्वे कराइए और जो भी हमारा बनता है दीजिए और हम अपने हिसाब से
अगर आपके बताए गए क्षेत्र में रहना चाहेंगे तो रहेंगे, और नहीं रहना चाहेंगे तो जहाँ पलायन करना चाहते हैं चले जाएंगे। ये बड़ी बात आपने कही। 2013 में लार एक्ट डेवलप किया गया था। लार एक्ट के तहत आपको विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास की योजना अहम की गई है, मगर पुनर्वास को लेकर एनसीएल ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि जिस प्रकार आपने अपना ये मकान बनाया है ये भी खदान के मुहाने पर है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है इस क्षेत्र में? क्योंकि खदान नज़दीक आ गई है, क्या आपको साथ दिक्कतें आ रही है बोरिंग को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, प्रदूषण को लेकर? अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से आपको हम अपने शब्दों को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, यहाँ से खदान की दूरी मुश्किल से अगर बाई एयर लेंगे तो 250 मीटर है, अगर बाई रोड लेंगे तो 400 मीटर के अप्रोक्स आएगा। क्योंकि पहला जो मकान है जिधर से खदान बढ़ते हुए आ रही है वो अभी बॉर्डर पे हम ही है। अब स्थिति यहाँ ये हो गई है कि अभी तो बारिश है तो धूल के कण नहीं आ रहे हैं। अभी बारिश से पहले स्थिति ये थी कि 10 मिनट में 1.5 mm का परत जम जाता है घर के छत पे, बरामदे में, घर के अंदर तक की स्थिति यही रहती है, कितना भी अच्छा खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं इसके बाद। बोरिंग की स्थिति ये हो गई है जैसे कीचड़ में, बरसात में देखते होंगे कहीं गड्ढे में कीचड़ हो जाता है, तो वो स्थिति हो गई है बोरिंग की। हर 20 दिन 25 दिन में मोटर निकाल के उसको क्लीन करा के तब चला रहे हैं तो पानी चाहिए। नगर निगम के द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया है, उससे कुछ हद तक कार्य हो जा रहे हैं। बाकी प्रदूषण और बोरिंग की स्थिति बहुत खराब है। ब्लास्टिंग मानकों से ऊपर कराया जा रहा, जो मानक बनाया गया है ब्लास्टिंग करने का, उससे बहुत अति तीव्रता से ब्लास्टिंग हो रही है, जिससे कि घरों को इतना ज़्यादा क्षति पहुंच रहा है जिसके बारे में शब्द नहीं है कि उसका उपयोग किया जा सके, शब्द से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि जनता का जान माल का नुकसान न हो, इस कारण से एनसीएल को हिदायत दे कि मानक के अनुसार ही ब्लास्टिंग करें। अभी फिलहाल में मेरे ख्याल से जो जानकारी आई है कि कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि एनसीएल को भी ब्लास्टिंग को कंट्रोल ब्लास्टिंग करें जिससे कि क्षति न हो। इसके बावजूद भी ब्लास्टिंग आए दिन हो रही है तीव्रता से, जिसके किसी के छत गिर जा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं होगी ऐसा कहना संभव नहीं है। कभी भी ब्लास्टिंग की तीव्रता को देखते हुए कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। ठीक है, बोरिंग बैठ जा रहा है, ये तो नॉर्मल चीज़, ये बन सकता है, जिसको सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर जान माल की किसी की क्षति हो गई, कोई सोया है दोपहर में उस समय ब्लास्टिंग हो, किसी का बच्चा बैठा है उस समय ब्लास्टिंग हो के छत गिर गया या कुछ हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति ना एनसीएल कर पाएगी और न मध्य प्रदेश शासन कर पाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि एनसीएल पर इन्होंने सीधा सीधे सवाल किया है। एनसीएल हमेशा से बचाव करते आ रहा है कि हमारे द्वारा नियमानुसार ब्लास्टिंग की जाती है, मगर पूर्व में भी थाने में हुई बैठक में लोगों ने सवाल किया था कि एनसीएल द्वारा जो ब्लास्टिंग की जा रही है वो मानकों के विपरीत है। ये खदान के मुहाने पे बसे हैं और इन्होंने साफ तौर पे एनसीएल के बारे में बताया है कि ये मानकों के विपरीत ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में किसी की अगर जान जाएगी तो एक बड़ा नुकसान लोगों को होगा, क्षति होगी। हालांकि जिला कलेक्टर ने सभी खदानों को ये निर्देश दिया है कि वो मानकों के आधार पर ही ब्लास्टिंग करें और अगर किसी की क्षतिपूर्ति हो रही है तो उसकी देनदारी उस प्रबंधन की होगी। मान लीजिए अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो प्रबंधन कुछ हद तक वहाँ दे भी देगा, पर किसी की जान चले जाएगी तो उसका क्या। इसे लेकर के प्रबंधन को सजग हो जाना चाहिए और जो ब्लास्टिंग हो रही है वो नियमानुसार करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा व्यापार है, कई लोग आपसे जुड़े हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इस विस्थापन को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लगभग जो यहाँ व्यापार है वो कोल माइंस के पे आधारित है, चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, सभी व्यापार आधारित यहाँ के कोल माइंस और यहाँ के पावर प्लांट्स पे। अगर ये नहीं होता तो ना यहाँ व्यापार होता ना यहाँ लोग होते।
सबसे बड़ी समस्या यह आएगी, जो विस्थापन होगा, कई दुकानदार हैं। आज 80 साल पुराना बाजार, जो कि चूँकि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, वो कहीं भी जाएंगे तो इतना जल्दी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उनको कई वर्षों तक आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा, जिस कारण से हमने बताया कि कई लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जो जगह अभी दिया जा रहा है विस्थापन के लिए, वहाँ न मूलभूत सुविधाएं इतनी जल्दी हो पाएंगी, न वहाँ सभी लोग पहुँच पाएंगे, जो आज मोरवा बाज़ार, सिंगरौली बाज़ार, पंजरे बाज़ार के नाम से कहा जाता है। तो भलुगढ़ बाज़ार को डेवलप होने में तो फिर से वही 80 साल लगेंगे, 3 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी उसको डेवलप होने में। भलुगढ़ में आसपास कई वॉशरी प्रस्तावित हैं, बैढ़न से कई बारूद प्लांटों को शिफ्ट करने के का भी प्रस्ताव शासन के द्वारा दिया गया है, तो वो भी कार्य चल रहे हैं। तो आज हम जहाँ जिस प्रदूषण का मार झेल रहे हैं और कल फिर जाके वही करना है, यह सोच के भी लोग पलायन करना चाह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो यहाँ से चले जाए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे नया व्यापार डेवलप करना पड़ेगा उनको। ठीक है, चूँकि मेरा व्यापार ट्रक से संबंधित है, कोयले से संबंधित है, तो हमारा व्यापार तो यहाँ चल सकता है। लेकिन जो कपड़े का दुकान है, जो फल का दुकान है, मिठाई का दुकान है, राशन का दुकान है, ये सारी चीज़ें जब चलती है जब वहाँ पब्लिक होती है। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो उनका दुकान खोलने का अर्थ क्या है? तो दिन भर दुकान पे बैठे रहेंगे, पूंजी जो पाएंगे वो लगा देंगे और उससे उनका जीविकोपार्जन चलाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आएगी। अब चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये देखना चाहिए कि जो कोयला यहाँ से खनन करके निकाला जा रहा है, उस कोयले की वैल्यू क्या हो रही है। इसके बाद जो विस्थापन में जो खर्च आ रहा है शासन एनसीएल का, वो क्या आ रहा है। अगर भारी मात्रा में अगर बचत है, पैसा बच रहा है, तब तो विस्थापन भी उचित है, कराया जा सकता है। और नहीं तो मूलभूत ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कुछ एडवांस स्मार्ट सिटी टाइप की व्यवस्था दी जाए, जब सारे लोग पलायन न करके उस जगह पे जा सके, जहां वो अपना व्यापार कर सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा मेडिकल की सुविधाएं मिल सके। आज के डेट में ना यहाँ उचित अच्छी शिक्षा है इस जिले में, न मेडिकल की अच्छी सुविधाएं। तो जब आज तक नहीं हुआ तो अब नए जगह जाएंगे तो फिर उसी स्थिति से झेलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम तो एनसीएल और मध्य प्रदेश शासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को गंभीरता से देखते हुए उचित कार्य करें, जिससे कि समाज में अच्छा एक हवा बहे, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, एनसीएल और प्रबंधन हमारे लिए, जनता के लिए कुछ कर रही है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे। एक बात और जो सामने आ रही है, जैसे आपने तो कहा कि आपको कोयला का व्यापार है चल जाएगा, मगर आपसे जुड़े भी कई लोग हैं जो आपके ऑफिस में काम कर रहे होंगे, आपके ड्राइवर हैं, खलासी है, जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, कईयों की अपनी ज़मीन भी नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में उन जैसे लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल है कि आखिर हमारे लिए क्या, अगर हमारी ज़मीन नहीं है तो हम यहाँ विस्थापित नहीं कहलाएंगे क्या, हम प्रभावित नहीं कहेंगे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पे तो किसी का अभी तक ध्यान ही नहीं गया हुआ है। सिंगरौली में 3-3 पीढ़ी से लोग हैं जिनका आज तक न मकान है न ज़मीन है। वो किराए के मकान में अपनी 3-3 पीढ़ी बिता दी है। यहाँ के छोटे बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, प्यून हैं, अकाउंटेंट हैं, इस टाइप के भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ। और
उनको तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने जीवन बिता दिए, 2-2 3-3 पीढ़ी बिता दी है, लेकिन आज उनके पास उनका कंपनसेशन क्या बनेगा? अगर आज मोरवा विस्थापन हो जा रहा है, यहाँ से लोग चले जा रहे हैं, उनका भी पलायन होगा, उनको रहने की जगह नहीं होगी यहाँ पे। अब यहाँ से ठीक है, हमारा व्यवसाय यहाँ रहेगा, यहाँ से 25 किलोमीटर से तो आना जाना वो कर नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि जो किराए के मकान में आज 3-3 पीढ़ी बिता चुके हैं, उनको एनसीएल क्या कंपनसेशन देगी? स्कूल खत्म हो जाएंगे, जो शिक्षक हैं, नया स्कूल बनने में टाइम लगेगा, नई चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगेगी, जो बीच का समय है उन शिक्षकों का कैसे बीतेगा? अचानक से विस्थापन होने लगेगा, जो बच्चे पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं वो अचानक से कैसे कहाँ जाएंगे? तो जब तक इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है कहीं, भाई ठीक है, विस्थापन आदमी बाद में जाएगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें तो एनसीएल को तैयार करना चाहिए ना। वो तो एक दिन में बनेगा नहीं, उसमें समय लगना है। तो जो इनका डिसाइडेड जगह है, जहाँ है, उसको देखते हुए उचित व्यवस्था जो भी हो, इस चीज़ों को उनको पहले से प्रारंभ करना चाहिए कि यहाँ की जनता को दिखे कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है। हम तो मुख्य रूप से इस पर फिर से रोशनी डालना चाहेंगे कि जो लोग 3-3 पीढ़ी यहाँ बिता दी, जिनके पास आज मकान ज़मीन नहीं है, उनको कंपनसेशन में एनसीएल क्या देगी? इस पे यहाँ के जिनके पास मकान, घर, सारा चीज़ है, उनको भी इस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए कि उनको भी न्याय मिले, क्योंकि आज उनका घर चल रहा है यहाँ के व्यवसाय से। ठीक है, दुकान में काम करने वाला जो आदमी है, अगर दुकान खत्म हो जाएगी, उसकी तो नौकरी चली गई, वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो विस्थापन के साथ तो उसको जीविकोपार्जन का सहारा भी खत्म हो रहा है ना। इन चीज़ों पे भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हम एनसीएल का, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय निकालें, कोई रास्ता निकालें कि उनकी भी व्यवस्था कुछ हो सके। कोई ना कोई रास्ता निकालें ताकि उनकी भी व्यवस्था हो सके। ये थे हमारे साथ जियो सिंह जी, जिन्होंने विस्तार से विस्थापन के मुद्दे पर हमसे चर्चा की। निगम क्षेत्र में बसाहट हो या भलुअर जाने की बात, यहाँ के आम जनता क्या चाहती है, जो लोग जिनके मकान नहीं हैं, क्या ये विस्थापित की श्रेणी में नहीं आएंगे, इन मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी बात खुल के रखी। कब से सिंगरौली की बसाहट थी, अब प्रदूषण का मुद्दा जो खदान क्षेत्र से लगा है, ब्लास्टिंग के मुद्दे पर भी अपनी बात इन्होंने बेबाकी से रखी। आगे भी हम लोगों से जानेंगे विस्थापन का हाल। जुड़े रहिए हमारे साथ।